राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष मेवाड़ा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को राजस्थान पहुंची गुजरात पुलिस मनीष मेवाड़ा को गिरफ्तार कर अपने साथ लेते चली गई। मनीष मेवाड़ा पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उनके खाते से 1.5 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी की गई। गुजरात पुलिस ने एक के बाद एक हुए करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता लगाया तो कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ा के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे थे। गुजरात पुलिस स्थानीय कोतवाली पुलिस की मदद से कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ा के घर पहुंची और मेवाड़ा को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने ले आई, जहां पूछताछ के बाद पुलिस गुजरात लेकर चली गई। उधर पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता की याचिका खारिज कर दी है। पवन खेड़ा ने दी थी सीजेएम कोर्ट की डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश को चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा फंस गए हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 जनवरी 2024 को पवन खेड़ा के खिलाफ फैसला सुनाया था और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता ने इसी फैसले पर रिवीजन पिटीशन दायर की थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने फैसला सुनाया। अदालत को बताया गया कि पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी लिया था। उसके बाद शिकायत पर 20 फरवरी 2023 को वाराणसी के कैंट थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एक और मामला 22 फरवरी 2023 को असम के हाफलोंग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार दर्ज हो रहे मामलों को देखते हुए पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को सभी एफआईआर को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। छानबीन कर लखनऊ पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल होते ही पवन खेड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने चार्जशीट और एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उनकी याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने खेड़ा को राहत नहीं दी। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने राहुल के लोकसभा में दिए गए पहले भाषण की तुलना स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्षों पहले शिकागो में दिए गए स्पीच से की। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने कल संसद में एक ऐसा आईना दिखाया जिस आईने को देखकर कुछ लोगों को अपना विभत्स चेहरा सामने दिखाई दिया। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना हकीकत बयां करता है। राहुल गांधी ने हिंदू विचार की व्याख्या की। उस विचार की व्याख्या सुनकर भारतीय जनता पार्टी के पांव तले जमीन खिसक गई। हिंदू विचार में अहिंसा है, सत्य है। भाजपा में ये चीजें कहां दिखती है? स्वयंभू ठेकेदार बनकर इस विशाल हिंदू विचार को कैद करना चाहते हैं। गंगा कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? क्या इसका उत्तर किसी के पास है? जो गंगोत्री से बहना शुरू करे और सागर में चली जाए, सिर्फ वो गंगा नहीं है। क्या आप गंगा को कैद कर सकते हो? क्या आप हिंदू विचार को कैद कर सकते हो? ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब सरकार लंबे समय से कई वित्तीय संकटों से गुजर रही है। सबसे बड़ी समस्या राज्य सरकार पर बढ़ता कर्ज का बोझ है। पिछले कई सालों से राज्य सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और उस पर बकाया कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में उस पर 2000 अरब रुपए से भी ज्यादा कर्ज बकाया था। कई जानकारों का मानना है कि इस समय यह आंकड़ा बढ़कर करीब 2800 अरब रुपए हो गया है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 50% से ज्यादा है और इस लिहाज से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब का चौथा स्थान है। इस सूची में भी पंजाब के ऊपर जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, जो सभी पंजाब के छोटे राज्य हैं। पिछले कुछ सालों से पंजाब तीव्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पंजाब की मान सरकार ने
अरविंद सुब्रमण्यम से संपर्क किया है। हाल ही में पंजाब के सीएम मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने चंडीगढ़ में अरविंद सुब्रमण्यम से मुलाकात की। बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने सुब्रमण्यम से राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समाधान की मांग की। पंजाब में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण महिलाओं को मिल रही निःशुल्क बस सेवा को ज्यादा देर तक चलाए रखना आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। अब सरकार ने इसके विकल्प पर सोचना शुरू कर दिया है। इसका एक बड़ा कारण साल दर साल बढ़ती सब्सिडी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना को शुरू किया था, तब इस पर लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च आ रहा था, जो अब बढ़कर 750 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। महिलाओं के निःशुल्क बस सेवा के लिए सरकार को हर महीने पंजाब रोडवेज और पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पीआरटीसी को 25-25 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। हालात यह है कि सरकार ने पीआरटीसी को लंबे समय से पूरा पैसा नहीं दिया है और बकाया राशि बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब इस सब्सिडी को सीमित करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस समय जिस योजना पर आम सहमति बनती दिख रही है वो है स्मार्ट कार्ड योजना, जिसके जरिए सरकार महिलाओं की निःशुल्क बस सेवा को सीमित करेगी। यानी अब महिलाओं को हर माह निश्चित दिनों तक ही निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। उसके बाद यात्रा करने पर महिला से पूरे टिकट के पैसे लिए जाएंगे। ऐसी महिलाओं को योजना से बाहर करने पर भी विचार किया जा रहा है जो सरकारी सेवा में है। साफ है कि सरकार केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही यह सुविधा देना चाहती है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा को सीमित करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा होगी। फिलहाल वित्त विभाग को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। पंजाब पर मार्च 2024 तक 3.27 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। सरकार को 22,000 करोड़ केवल कर्ज पर ब्याज देना पड़ रहा है। 21,000 करोड़ बिजली सब्सिडी में जा रहा है। ऐसे में सरकार बिजली सब्सिडी के साथ साथ अन्य सेक्टरों में दी जा रही सब्सिडी को भी सीमित करने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के साथ लंबी बातचीत की थी और उनसे राज्य को आर्थिक संकट से निकालने के बारे में सुझाव मांगे थे। ऐसे में क्या कहना है अब आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम में किसी तरह की दखल सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है। कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दर्ज करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री का कहना है कि साल 2016 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को संविधान पीठ पहले ही फैसला दे चुकी है। वहीं इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा खारिज किए जाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संबंधित लोगों के हितों के खिलाफ होगा और इससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित भी हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संबंधित लोगों के हितों के लिए हानिकारक होगा और नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित करेगा। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के विस्तृत कारण बताने के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसने कहा कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति एक एकीकृत परामर्शात्मक और गैर प्रतिकूल प्रक्रिया है जिसे नामित संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ परामर्श की जरूरत या प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश के बिना नियुक्त या हस्तांतरण के मामले में पात्रता की किसी शर्त की कमी के अलावा कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, इसके अलावा अस्वीकृति के कारणों का प्रकाशन उन लोगों के हितों और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा जिनके नामों की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, क्योंकि शीर्ष अदालत का कोलेजियम उस जानकारी के आधार पर विचार विमर्श और निर्णय लेता है जो विचाराधीन व्यक्ति के लिए निजी है। यदि ऐसी जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो इसका असर नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ेगा। बता दें कि यह याचिका राकेश कुमार गुप्ता ने दायर की थी। राकेश ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए विचार किए गए मानदंडों या योग्यता के बारे में विवरण मांगा था। उन्होंने एससी कोलेजियम द्वारा लंबित सिफारिश के निपटान से संबंधित मासिक डेटा प्रकाशित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पिछले साल हाई कोर्ट में जजों की पदोन्नति के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार करने का प्रतिशत लगभग 35.29 रहा था, जबकि 2021 में यह प्रतिशत केवल 4.38 रहा था। चलिए दोस्तों, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक्शन मोड में है। मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में छापेमारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपए केस बरामद हुआ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कदम है। पहली बार जल बोर्ड में भ्रष्टाचार को भी जांच एजेंसी ने अपने दायरे में लिया है। इससे दिल्ली की आंखें खुलेगी। हम बार बार कह रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह जांच का विषय है कि ईडी की छापेमारी में जो पैसे पकड़े गए वो कहां से आए, इसका निराकरण होना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड कथित भ्रष्टाचार मामला कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी की टीम इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपए नकद समेत कुछ दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कई कंपनियों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के अनुसार 1943 करोड़ रुपए के 4 टेंडर लगभग 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम संस्थानों को दिए गए थे। इनमें से सिर्फ 3 जेवी कंपनियों ने भाग लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी कब, क्या और क्यों करती है, यह जग जाहिर है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर कोई सांस लेने का डिपार्टमेंट भी होना तो ईडी इस बात पर भी केस कर देगी कि आम आदमी पार्टी के नेता सांस कैसे ले रहे हैं। उसके बाद जब एक मीडिया कर्मी ने उन्हें इस घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी तो जल मंत्री आतिशी बोली, ईडी क्या काम करता है, क्यों काम करता है, किसके खिलाफ काम करता है, किसके कहने पर काम करता है, यह जग जाहिर है और इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वो बोली, इस देश में भाजपा की वॉशिंग मशीन तो सबने देखी है कि जो अजीत पवार जी और दूसरे पूरे परिवार पर केस होते हैं, वो जब भाजपा में जाते हैं तो फिर चाहे वो शुगर कॉरपोरेटिव का केस हो, चाहे वो सिंचाई घोटाले का केस हो, तो उसमें ईडी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। प्रफुल्ल पटेल जी का 70,000 करोड़ रुपए का एविएशन घोटाला हो, उसमें सीबीआई और ईडी कह देती है कि हमारे कागजात खो गए, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वहां के हाइड्रो पावर घोटाले की ईडी जांच बंद कर देती है। आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करती आई है और उनकी तानाशाही का विरोध करती रहेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड क्या, अभी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फ्लड डिपार्टमेंट में अगर कोई सांस लेने का डिपार्टमेंट भी होना कि आम आदमी पार्टी वाले सांस कैसे ले रहे हैं, तो उस पर भी ईडी केस कर सकती है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ऐसा मामला नहीं है
जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है? केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा, साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई। उन्होंने कोर्ट में कहा, जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है, फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वह कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है। सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया गया। सीबीआई ने कहा, जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी, जो याचिका हाई कोर्ट में पहले से ही लंबित है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा, सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्रायल कोर्ट में जाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट से जमानत के लिए संपर्क किया है। हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में जाए बिना सीधे हाई कोर्ट का रुख किया है। इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सीबीआई 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट आ गए, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा, ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में ऐसा कहा है। केजरीवाल के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही लंबित है। कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। यह जमानत याचिका है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को तब गिरफ्तार किया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी द्वारा धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को ईडी मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिए गए थे।